Dear students, वेलकम इन प्रज्ञा ऑनलाइन क्लास। देखिए, पिछले टर्म में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था, जिसमें आपको बताया गया था लिविंग वर्ल्ड एंड डाइवर्सिटी, विविधता और जीव जगत। अब आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर। क्लासिफिकेशन आपको बताया था वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, जीवों को समानता व उनकी असमानता के आधार पर ग्रुप, समूह, सब ग्रुप्स आदि में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और जिससे वो अध्ययन में उनके हर चीज में लाभ हमको मिलने लगता है, अध्ययन की सुगमता हो जाती है। उसको हम कहते हैं वर्गीकरण। जब आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस थे, और टैक्सोनॉमी टर्म कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले। और टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करते थे, नॉमेनक्लेचर में नेमिंग देते थे, क्लासिफिकेशन में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के आधार पर ऑर्गेनिज्म को यूनिट्स में बांट देते हैं। आपको मैंने 7 यूनिट्स बताई थी, जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, गण, कुल, वंश, जाति। इन सब में हम डिवाइड कर देते हैं। किसके आधार पर? समानता और असमानता के आधार पर। उससे क्या है कि हमारी डाइवर्सिटी का अध्ययन बहुत इजी हो जाता है, न्यू डिस्कवरीज इजी हो जाती हैं, न्यू नॉमेनक्लेचर आसान हो जाता है। तो ये सब हमें उससे बेनिफिट्स मिलते हैं और हम आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। अदरवाइज द ऑर्गेनिज्म नंबर इज वास्ट और सेवरल। कई ऑर्गेनिज्म आज खत्म हो चुके हैं, जैसे आप जानते हैं डायनासोर आज आपका क्या है, फॉसिल है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, फॉसिल है। ऐसे तमाम प्लांट्स खत्म हो चुके हैं और तमाम लिविंग फॉसिल हैं, माने खत्म होने के कगार पर हैं। अभी खत्म नहीं हुए लेकिन खत्म होने वाले हैं। तो लिविंग फॉसिल उनके कोई नो चेंज इन लॉन्ग पीरियड, जैसे पैदा हुए थे वैसे के वैसे आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। जैसे गिंगो बाइलोबा, तो ये सब आपके लिविंग फॉसिल होते हैं। तो अब आप देखिए, इन सब की स्टडी का जो बेस होता है, अब हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। और आपको फिर मैंने एक टैक्सोनॉमिक ऐड बताया था पिछले टर्म में, टैक्स माने वर्गीकी का साधन में आपको मैंने 6 पॉइंट्स लिए थे। 6 पॉइंट्स लिए थे, याद करो। 6 पॉइंट्स आपको क्या क्या बताए थे मैंने? तो उसमें एक बताया था हार्बेरियम, और दूसरा बताया आपको म्यूजियम, हार्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जू, नेशनल पार्क, और टैक्सोनॉमी की बहुत अच्छा था। इन सब के लिए फिर मैंने बताया था 4 माध्यम बताए थे, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, फ्लोरा, और एनिमल के लिए फोना, प्लांट के लिए फ्लोरा, एनिमल। ये सब एक आवास में, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की समस्त जानकारी के लिए। और अगर टैक्सान शब्द वहां पर लगा दिया जाए, एक टैक्सान, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले टैक्सान के बारे में जान, चाहे वो जगत टैक्सान हो, हैं जैसे एनिमेलिया, प्लांटी, या उसका फाइलम माने जैसे कॉर्डेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब ये टैक्सान है। क्लास, मेमेलिया, एप्स, ये सब क्या है? टैक्सान। इसकी पूर्ण जानकारी जिस बुक में रहती है उसको ही हम कहते थे मोनोग्राफ। कैटलॉग, एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जाति और आथर जिसने खोजा उन सब की जानकारी, वो आपका कैटलॉग में रहता था। कहते नहीं, ये कैटलॉग आपने तमाम कैटलॉग देखे होंगे, जैसे डोर कैटलॉग देखा होगा, पेन का कैटलॉग देखा होगा, तमाम ऐसे ही बायोलॉजी के लिए होता है। जीव जाति और आथर, उससे संबंधित पूरा वो कैटलॉग रहता है। प्लांट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसकी अकरेंस, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पूरा फ्लोरा में रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन। और मैनुअल हैंडी बुक में आपका वही अकरेंस, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वो मैनुअल रहता है। तो मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, और फोना में एनिमल्स की ये सब चीजें रहती है। तो ये आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था। अब उसके आगे आपका शुरू होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन
लॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैवी वर्गीकरण सिद्धांत। देखिए, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, वर्गीकरण की इकाइयों में बांट दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं वर्गीकरण। अब इन वर्गीकरण के लिए क्या मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, वो आते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज, क्लासिफिकेशन थ्योरीज। तो अब क्लासिफिकेशन की क्या सिद्धांत हैं, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या क्या हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थ्योरीज। तो वैसे दो थ्योरी ली जाती हैं आपने, वैसे एनसीईआरटी में तो सीधे डायरेक्टली बताया गया है, बट दो थ्योरी ली गई हैं। इम्पिरिकल अतर्क, इसे कहते हैं अतर्क सिद्धांत, अतर्क, और एक होता है तार्किक सिद्धांत, रेशनल तर्क सिद्धांत। देखिए, अतर्क में जो है कोई निश्चित वे नहीं होता है, अतर्क में कोई निश्चित वे नहीं रहता है, उसका कोई भी चीज को लेकर अध्ययन कर लेते हैं, उसे कहते हैं एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब है कोई, मतलब डेफिनिट वे ना हो, डेफिनिट सिस्टम ना हो, उसे कहते हैं अतर्क। ये इलॉजिकल है, ये बहुत पहले किया गया था। माने ये अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, ये जो हमारे फादर हैं, थियोफ्रेस्टस को हम बॉटनी का फादर मानते हैं, अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का फादर मानते हैं। इनके पहले थोड़ा बहुत ऐसे किया जाता था, ये लंबाई ऐसी वो ऐसा है, उस आधार पर जो कर लेते थे वर्गीकरण, जानकारी जो करते थे, वो कहलाता था एम्पेरिकल। लेकिन जो आज लागू करते हैं वो होता है रेशनल। वो क्या होता है? रेशनल। तो रेशनल सिद्धांत से हम वर्गीकरण करते हैं। रेशनल में फिर आप जब जाते हैं, रेशनल सिद्धांत को भी जब हम पढ़ते हैं, तो रेशनल सिद्धांत में वैसे तो फॉलोइंग मेथड्स हैं, बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 मेथड का, बल्कि 3 मेथड का यूज किया गया है। जैसे अब एक है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर्थिक महत्व वाला, इकोलॉजिकल, इसे कहते हैं आर्थिक। अब ये आर्थिक महत्व की दृष्टि से किया जाता है। जैसे कुछ होते हैं मसाले वाले पौधे, कुछ होते हैं औषधीय पौधे, हैं ऐसे जंतु होते हैं, कुछ खाए जाते हैं, कुछ होते हैं फर्नीचर पौधे। माने उनको उसके इकोनॉमिक के आधार पर जब हम बांटते हैं, वो कहलाता आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व जैसे आपके तेली पौधे, तो तेल निकलेगा, सरसों, अरंड, अलसी, ये सब तेली पौधे हैं। जंतु भी होते हैं तेल देने वाले, तो जंतुओं से भी, कॉड मछली से भी तेल निकलता है। औषधीय पौधे, उसमें क्या है? औषधि मिलेगा, औषधीय गुण रहेगा, औषधीय हो जाते हैं, तो औषधि आ गया है। फर्नीचर वाले होते हैं, जिससे आपका मोटा तना रहेगा, फर्नीचर बनाया जाता है, तमाम प्रकार से रहता है। जब हम उसके महत्व के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं, ये इस तरह का खाद्य सामग्री वाला, खाद्य सामग्री मतलब उससे क्या बनेगा? भोजन वाले होंगे, गेहूँ, चना, जो भी है वो खाद्य सामग्री वाले। तो इस तरह से, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब आपका आता है, फिर आता है आपका आर्टिफिशियल, यहाँ से दिया गया है आर्टिफिशियल मेथड, मतलब आपका कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल, माने प्राकृतिक विधि, फिर फाइलोजेनेटिक, जाति वृत्तीय, और फिर फिनेटिक। फिर आपका फिनेटिक। ये 4 विधियां हैं, ये चारों विधियों का आपके
उसमें दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ये वाली विधि को नहीं दिया गया है। ले सकते हैं इसको भी, लेकिन आज की जो बुक है उसमें ये 4 विधियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और फिनेटिक। अब आपको अब यही वाली विधियाँ पढ़नी है। ये तो मैंने एक जनरल वे में बता दिया आपको, लेकिन मेन आपको यही विधियाँ पढ़नी है। तो पहली विधि हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? जब हम 1 या 2 मार्फोलॉजिकल ग्रुप, मार्फोलॉजी माने बाह्य आकारकी के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। 1 या 2 आर्टिफिशियल, 1 या 2 मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाह्य आकारकी, आकारकी के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सिर्फ 1 या 2 गुणों के, सिर्फ 1 या 2 गुणों के को लेकर, और भी वो क्या होना चाहिए? मार्फोलॉजी होना चाहिए। जब हम उस आधार पर वर्गीकरण करते हैं वो कहलाता है आर्टिफिशियल। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल वर्गीकरण जब किया जाता है, अब यहाँ पर जंतु वर्गीकरण भी किया गया है और पादप वर्गीकरण भी किया गया है। जंतु वर्गीकरण भी किया गया है और पादप वर्गीकरण भी किया गया है। तो अब हम जैसे जाते हैं, मान लीजिए, तो पादप वर्गीकरण अगर हम जाएं इसमें, इस आधार पर पादप वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण, प्राणी वर्गीकरण। देखिए, पादप वर्गीकरण को मेन रूप से तो थियोफ्रास्टस ने किया था। सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने किया था, तो जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस ने इनको किया था। लेकिन लिनियस ने भी पौधों का वर्गीकरण, प्लांट का वर्गीकरण आपका कौन सा किया है? आर्टिफिशियल। तो इसमें एक थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट, थियोफ्रास्टस और लिनियस, थियोफ्रास्टस और लिनियस। थियोफ्रास्टस को कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी और लिनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक हैं। और ये आपके पूरे वनस्पत विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। इन्होंने सबसे पहले पौधों का वर्गीकरण किया। अब इन्होंने क्या बताया कि पौधे, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन्होंने जब पौधे का वर्गीकरण किया तो क्या बताया? पौधे आपके होते हैं शाक, झाड़ी, अंडरश्रब माने तो झाड़ी और वृक्ष मतलब हर्ब, श्रब, अंडरश्रब और ट्री। अब आप देखिए, जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो इस आधार पर लिया शाक, झाड़ी और अंडरश्रब। तो हर्ब क्या होते हैं? वे पौधे जिनका आकार छोटा होता है, पूरा हरे होते हैं, जैसे सरसों, मटर, चना, दालें और आपका पालक, मेथी, धनिया, दैट आर द हर्ब्स। सब शाकी पौधे होते हैं। तो तना बहुत कोमल और हरा रहता है। तना कोमल हरा हो तो वो सब क्या है? हर्ब्स। और जो उससे थोड़े बड़े हो, थोड़ा तना हल्का सा मोटा हो और उसमें थोड़ी थोड़ी शाखाएं निकले और कटीलापन आ जाए, उसको कहते हैं झाड़ी। गुलाब एक झाड़ी है, गुड़हल एक झाड़ी है, तुलसी झाड़ है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच में आ जाते हैं, उनको अंडरश्रब कह देते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए, नींबू भी आप झाड़ है, लेमन आपकी झाड़ है, मेहंदी आपकी झाड़ है, ये सब झाड़ है। और इनसे छोटे गुलाब वगैरह और ये अंडरश्रब हो जाते हैं। और कुछ जो मोटा तना हो, जैसे आम,
नीम, महुआ, पीपल, बरगद, हैं, सब क्या है? वृक्ष। तो ये आपके हो जाते हैं। तो हर में शाकी पौधे जैसे आपका पालक, दालें, दलहन दालें, आपके ये सरसों, अलसी, ये सब आते हैं। श्रब में आपका आता है गुड़हल, मेंढी, अंडर सब में तुलसी, गुलाब, और वृक्ष में आम, नीम, अमरूद, अशोक, ये सब आदि। तो सब में देखिए ये वृक्ष वाले पौधे। तो ये इन्होंने सबसे पहले किया। यहाँ पर सिर्फ क्या लिया है? पौधे का एक तरह का साइज, एक मार्फत, एक बाय आकार की लक्षण। और जब एक से एक ही का इन्होंने लिया, लेकिन आकार की ने लेकर लिया था स्टेमेन नंबर। लिनियस ने जब पादप वर्गीकरण किया तो सिर्फ पौधे के पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, इसके आधार पर पुंकेसरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। लिनियस ने क्या किया? पुंकेसरों की स्टेमेंस की संख्या के आधार पर, स्टेमेंस की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। ये आधार पर वर्गीकरण किया। तो देखिए इन्होंने भी वर्गीकरण किया, लेकिन एक ही लक्षण लिया था। क्या लिया था लिनियस ने? संग उसके पुंकेसर कितने हैं, और 24 कुल इन्होंने बताए थे। कितने बताए थे? 24 कुल इन्होंने बताए थे लिनियस ने पौधों की। अगर एक है स्टेमेन तो मोनोएंड्रिया, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, माने 1 पुंकेसरी, 2 पुंकेसरी, 3 पुंकेसरी, 4 पुंकेसरी, 5 6 20 आइनेकोसेंड्रिया हो गया। तो हेप्टा हेक्सा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हैं? 1 है तो मोनो, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है ऑक्टा, नैनो, डेका, हैं? इस तरह से उन्होंने बताया। 23 थे आपके फूल वाले पौधे, और जिनमें फूल नहीं आता था वो उसको 24वां अलग कर दिया उन्होंने सब। तो 23 इस तरह थे आपके, इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो टोटल 24 फूल बताए थे, 23 फूल वाले और 1 बिना फूल वाला। तो इन्होंने आइनेकोसेंड्रिया 20 से ऊपर वाले को बोला था। तो 1 2 3 असंख्य भी होते, आपके गुड़हल में असंख्य पुंकेसर होते हैं, असंख्य, लेकिन असंख्य नहीं है, 20-22 तक गए, और उसके बाद तो फिर उन्होंने आइनेकोसेंड्रिया कर दिया। अच्छा, जब अब ये तो था पौधों का वर्गीकरण, इसी तरह जंतुओं का भी वर्गीकरण किया गया। और जंतु प्राणी जगत के जनक या जंतु जूलॉजी के जनक आपको बताया हूं, अरस्तु है। वनस्पति के जनक थियोफ्रस्टस, और इसके अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया। जंतुओं का वर्गीकरण बेस्ड रहता है अरस्तु। अरस्तु के आधार पर अरिस्टोटल, अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं, वैसे जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं और जंतु विज्ञान का जनक, इन्होंने बताया सिर्फ 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एनेइमा और इनेइमा। एनेइमा और इनेइमा। एनेइमा एनेइमा और इनेइमा। अब देखिए, ए माने नहीं, इमा जिसके पास, इंजिमा मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसके पास लाल रुधिर नहीं होता है वो होते हैं एनेमिमा, माने लाल रुधिर अनुपस्थित, लाल रुधिर रहित। जिनके पास लाल रुधिर नहीं होता है वो है एनेमिमा। लाल रुधिर नहीं होता है वो थे एनेमिमा। तो अब आपको मालूम है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ज्यादातर ये सब प्राणी, आकस्मिकी प्राणी सब ज्यादातर क्या होते हैं? लाल रुधिर रहित होते हैं। लाल रुधिर
रहित, इनके पास आरबीसी वाला रुधिर नहीं होता है, उनको कहा गया एनेइमा। लाल रुधिर रहित उनको कहा गया एनेइमा। तो ये सब आकस्मिकी होते हैं, आकस्मिकी। और इनके पास क्या रहेगा, लाल रुधिर पाया जाता है, लाल रुधिर पाया जाता है। अब जिसके पास लाल रुधिर है तो उसको इसमें रख दिया उन्होंने, इसमें इने लाल रुधिर वाले। अब लाल रुधिर वाले कशेरुकी प्राणी होते हैं। लाल रुधिर वाले ज्यादातर क्या होते हैं, लाल रुधिर वाले ज्यादातर कशेरुकी होते हैं, और लाल रुधिर रहित वाले ज्यादातर आकस्मिकी, ज्यादातर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। अब जो एनेइमा है, फिर इसको उन्होंने देखा कि ऐसा भी काफी हो रहा है, तो उन्होंने फिर उसको डिवाइड कर दिया, बीबीपेरस, ओवीपेरस, 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 ओवीपेरी, ओवीपेरी और विविपेरी, विविपेरी। ओवीपेरी का मतलब होता है अंडे देने वाले, और बीबीपेरी का मतलब होता है बच्चे देने वाले। ये अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, अंडे देते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मछली, मेढक, सांप, छिपकली, पक्षी, सब क्या है, अंडे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पिट वाइपर एक सांप होता है, वो बच्चे देता है। कई कीड़े होते हैं, ट्राइकिनेला, ट्राइक्यूरिस, कई छोटे छोटे क्रम आकस्मिकी है, बच्चे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये आपके अंडे देते हैं। सांप, जनरली सांप सब अंडे देते हैं, और बच्चे देने में सिर्फ स्तनधारी आते हैं, अपन लोग आते हैं, तो मानव वगैरह सब बच्चे देते हैं। इसमें आते हैं बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले। अब स्तनधारी सभी बच्चे नहीं देते हैं, जैसे आप सुनेंगे अभी जब आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये तो ओल्ड कंसेप्ट है? तो अब आपका एडिना प्लेटिपस है, वो बच्चे नहीं देता, अंडे देता है, लेकिन है क्या, स्तनधारी है। तो ऐसे नहीं, लेकिन मोस्टली आपके स्तनधारी बच्चे देते हैं, और इनको छोटे, इसमें भी कुछ बच्चे देने वाले होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें तो बहुत छोटा, ये 320 थी और 270 उस समय का है ये वर्गीकरण, माने बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। सिर्फ एक या दो मार्फोलॉजी लक्षण को लिया जाता है, रंग, रूप, आकार, शेप, साइज, इन सब के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपका आर्टिफिशियल। तो एक या दो लक्षणों के आधार पर, और जब हम कई लक्षणों का आधार कर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। कई लक्षणों के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। अगला जाता है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण में कई लक्षणों को आधार मानकर, कई लक्षणों के आधार पर जैसे आकार की, शारीरिकी माने उसका एनाटॉमी, शारीरिकी, भ्रूण की, आनुवंशिकी, पार्षिकी आदि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कई आधार हैं, यहाँ पर सिर्फ एक या दो लक्षण, यहाँ पर कई लक्षण, क्या है, कई लक्षण का आधार है।
माने 2 लक्षण नहीं, कई लक्षण, वहां 1 या 2 लक्षण है। यहाँ इन्होंने सिर्फ उसकी संख्या लिया पुंकेसरों की, इन्होंने उसका सिर्फ आकार का लिया, साग झाड़ी ब्रज, इन्होंने रुधिर और वो। तो देखिए यहाँ पर क्या कई, तो जब कई के आधार पर किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो जब कई लक्षणों का आधार, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो इसमें कई लक्षण के साथ में जैव विकास लेते हैं कि वो कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ है। जब कई के विकास पर फॉसिल के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर जाते हैं तो फाइलोजेनेटिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जीवाश्म या उसके इवोल्यूशन को नहीं लिया जाता है। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जीवाश्म या फॉसिल अध्ययन नहीं होता, जीवाश्म या फॉसिल का आधार नहीं करते हैं, और यहाँ जीवाश्म या फॉसिल का आधार किया जाता है, और यहाँ जीवाश्म या फॉसिल का आधार नहीं लेते हैं। तो जीवाश्म या फॉसिल का आधार नहीं लेते हैं तो उसको कहा जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण। क्या क्या देखते हैं उसका? मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसका एम्ब्रियोलॉजी, उसकी जेनेटिक्स, उसकी इकोलॉजी, तमाम गुण कई हैं, बस सिर्फ फॉसिल या इवोल्यूशन को छोड़ दिया जाता है तो उसके आधार पर वो इसमें चला जाता है, और सब कुछ लिया जाता है, इवोल्यूशन लिया जाता है, लेकिन बिना फॉसिल किया जाता है तो इसमें आ जाते हैं। अलॉन्ग विद फॉसिल होता है तो इसमें होता है, विद फॉसिल होता है तो इसमें होता है। बस जिसके हमें फॉसिल मालूम है, फॉसिल बेस स्टडी करेंगे तो इसमें चले जाएंगे, और बिना फॉसिल के जाएंगे तो इसमें चले जाते हैं, और इनको छोड़ दिया जाए, इवोल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी कई लक्षण ले लिया जाए तो कहलाता है प्राकृतिक। क्या कहलाता है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक और आपका कृत्रिम, ये बहुत पुराना है। अब प्राकृतिक के आधार पर यहाँ पर भी जंतु वर्गीकरण कई साइंटिस्टों ने किया है, और पादप वर्गीकरण कई साइंटिस्टों ने किया है। जंतु वर्गीकरण में श्रेय जाता है आपके लीनियस को ही, जंतु वर्गीकरण में श्रेय जाता है लीनियस को ही, तो लीनियस को श्रेय जाता है। और लीनियस को आपको बता चुका हूं, लीनियस से 3 बुकें, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और फिलोसोफा बॉटनिका, और जिसमें सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर तो पूरा वर्गीकरण किया गया है, पूरा नॉमेनक्लेचर सिस्टेमा नेचुरी बेस पर ही हुआ है, पूरा नामकरण सब कुछ अध्ययन सिस्टेमा। तो जंतुओं का वर्गीकरण लीनियस ने, पौधों का वर्गीकरण लीनियस ने प्राकृतिक किया था, सॉरी कृत्रिम किया था, और जंतुओं का वर्गीकरण प्राकृतिक कई लक्षण लिए, कई लक्षण का आधार लिया, सीलोम, देह भित्ति, कई लक्षणों का आधार, सिमेट्री कैसे काटा जाता है, सिमेट्री, बायलैटरल, रेडियल, एसिमेट्री, तो इस तरह से बहुत लक्षणों के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो जंतुओं का वर्गीकरण, आज भी ज्यादातर हमारा जो वर्गीकरण चलता है वो प्राकृतिक का यूज किया जाता है। पौधों के लिए प्राकृतिक वर्गीकरण बैंथम हुकर का है, और हार्बेरियम में जो वर्गीकरण किया जाता है वो बैंथम हुकर का ही किया जाता है। हार्बेरियम पढ़ाया था, जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का, जिसका नाम है क्या? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कहाँ है? आपके शिवपुर कलकत्ता हावड़ा में है। उस पर आपका क्या है? हार्बेरियम। उतने पौधे जिंदा नहीं है, प्रिजर्व है हार्बेरियम में, किसी जड़, तना, पत्ती, बीज, फल फूल, वो सब अध्ययन हार्बेरियम में इसी का आधार लिया जाता है। बैंथम हुकर कौन सा वर्गीकरण किया जाता है? प्राकृतिक। ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक बेस पर ही वर्गीकरण किया जाता है। कहां पर? आपके यहाँ पर जब आप जाते हैं, लेकिन बैंथम हुकर का ही कहाँ किया गया है? हार्बेरियम के लिए। तो हार्बेरियम में जो हम वर्गीकरण करते हैं वो इन्हीं के आधार पर करते हैं। अब बैंथम हुकर ने, जैसे इन्होंने बताया था 24 कुल, केवल उन्होंने बताया था 202 कुल हार्बेरियम में। और इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी किताब का नाम था, इनकी पुस्तक थी, क्या नाम था? जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पीशीज प्लांटेरम लीनियस की है और जेनेरा प्लांटेरम हुकर की है। उसमें मॉडिफिकेशन लीनियस का भी है, लेकिन बुक किसकी है? वो है बैंथम हुकर की। बहुत पूछा था, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपकी
जेनरा प्लांटेरम बेंथम हुकर की बुक है और इस बुक में उन्होंने 202 कुल बताए थे। टोटल कितने कुल बताए? 202 कुल। और वर्गीकरण उन्होंने जब किया तो 2 पार्ट में उन्होंने 3 नाम दिए। एक था डाइकोटिलडॉन द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडॉन्स, इनको कहा जाता है द्विबीजपत्री। और दूसरा पाए वो जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और तीसरा मोनोकोटिलेडॉन्स एक बीजपत्री। अब आप देखिए द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, ये आधार पर उन्होंने उसका। तो अब देखिए जो आपके मैंने क्या बताया आपकी हार्बेरियम में जो वर्गीकरण आज यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है? बेंथम हुकर का। 202 कुल उन्होंने टोटल बताए। 165 कुल हैं द्विबीजपत्री पौधों के और आपके 3 कुल हैं अनावृत बीजी पौधों के और 34 कुल हैं आपके किसके? एक बीजपत्री के। और इस टोटल 202 कुल उन्होंने बताए। और इसमें द्विबीजपत्री में जैसे आता है आम, नीम, ये मटर, चना, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। जैसे मटर, चना, ये सब दालें और सरसों, आम, नीम, कुछ भी आ। और अनावृत बीज में आता है जैसे साइकस, पाइनस, बिंगो, अफाड्रा, ये सब आता है। और इसमें आता चना गेहूँ, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ, मक्का, गन्ना, केला, ये सब इसमें आते हैं। अब आप देखिए तो इन्होंने जो किया तो आज जो वर्गीकरण आपके हार्बेरियम में मिलता है वो हुकर का आधार मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। नॉट इट इज ट्रू, ये पूरी तरह से सही नहीं है। सही है, पूरी तरह से नहीं। क्यों? इन्होंने क्या बताया? पहले द्विबीजपत्री, फिर अनावृत बीजी, फिर एक बीजपत्री। पहले किसको रखा? इसको, फिर रखा इसको, फिर रखा इसको। जबकि अगर हम इसका आधार ले लें जातिवृत्ति तो पहले ये पैदा होते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिसके बीज में 2 बीजपत्र हों। आप चने के बीज को खोलिएगा तो उसको देखेंगे 2 निकलते हैं टुकड़े, लेकिन गेहूं को आप तोड़िएगा तो 2 नहीं निकलते हैं। तो गेहूं, मक्का, धान एक बीजपत्री होता है, लेकिन चना, मटर, सेम सब द्विबीजपत्री होते हैं। अच्छा, अनावृत बीजी बीज के ऊपर आवरण ही नहीं होता है, माने इनमें फल ही नहीं बनता है। पहले कौन आया था? ये आए थे, बाद में ये आया, फिर ये आया। तो अगर हम जातिवृत्ति ले लेते, विकास की दृष्टि से चले जाते तो पहले ये आ जाता। लेकिन मान्य आपका हार्बेरियम में जो यूज किया जा रहा है, हार्बेरियम में जो यूज किया जा रहा है आपको मैंने बताया, सबसे बड़ा हार्बेरियम क्वींसलैंड के बॉटनिकल गार्डन में है। हार्बेरियम में जो यूज किया जा रहा है इसी मेथड को यूज किया जा रहा है। हार्बेरियम में इसी मेथड को यूज किया जा रहा है। और फिर जातिवृत्ति माने जैव विकास, जिसमें क्या याद है? फॉसिल याद है, इसको एंगलर, पेंटल और हचिंसन के आधार पर लिया गया। और फिनेटिक, इसमें उसके हम साइटोटैक्सोनॉमी और न्यूमोटैक्सोनॉमी और उसमें हम क्लैडिस्टिक भी ले लेते हैं, क्लैडिस्टिक भी कर लेते हैं, केमोटैक्सोनॉमी, साइटो, न्यूमो, केमो और क्लैडिक, ये सब इसके टाइप हो जाते हैं 4 मेथड से। और इसमें हम इवोल्यूशन फॉसिल इसमें ज्ञात होता है तो एंगलर, पेंटल और हचिंसन की बात चलती है। उन लोगों के आधार पर जातिवृत्तीय वर्गीकरण किया गया। तो अब आपका अगला हम लेते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण और फिर फिनेटिक वर्गीकरण। तो अब आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है इतना, इसमें मैंने 2 सिद्धांत आपको बताए, एक आर्टिफिशियल सिद्धांत और दूसरा नेचुरल सिद्धांत। कौन कौन सा?
आर्टिफिशियल। आज जो आप मेनली करते हो तो वो उसमें यही वाला सिद्धांत रहता है। अब क्वेश्चन एक ध्यान रखिएगा, जंतुओं का वर्गीकरण लीनियस का आपका किसमें आता है? प्राकृतिक में। अगर कहा जाए लीनियस का वर्गीकरण बेस्ड ऑन तो प्राकृतिक है, लेकिन लीनियस वर्गीकरण बेस्ड फॉर द प्लांट तो हो जाता है, इसमें आ जाता है आपका कृत्रिम। कृत्रिम में प्लांट के लिए कृत्रिम है, लेकिन ओवरऑल क्या है? एडवांस। एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? ये सब इससे पहले वाली इंचीन, फिर उसके बाद ये प्राचीन, उससे ये नहीं है, उससे ये नहीं है, ये सबसे एकदम नई होगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो वो बेस का आधार बनता चला जाता है। तो किस आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे हैं? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, तो इसको करिएगा है। और ये दोनों अगले टर्म में बताऊंगा, अगले इसको बताऊंगा। ठीक, थैंक यू। आपको मैं कितनी बार बता चुका अपना नंबर, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे नंबर पर कॉल करिए। मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है 777 20 26 164, शुक्ला सर के नाम से है।